सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस बार तेलंगाना में किस पार्टी की ताजपोशी होगी। तेलंगाना के एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 63 से 73 सीटें, बीआरएस को सिर्फ 34 से 44 सीटें और बीजेपी को 4 से 8 सीटें और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना का पूरा लेखा जोखा इस समय आपके सामने है। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 60 सीटों का है, यानी जिसके पास 60 सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी। और इस हिसाब से देखें तो तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीआरएस इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। तेलंगाना राज्य का निर्माण वर्ष 2014 में हुआ था और तब से लेकर अब तक वहां बीआरएस की ही सरकार चल रही है और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं तभी से। लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस बार वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बीआरएस के दिन अब वहां लद गए। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 42%, सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस को 36% और बीजेपी को 14% और ओवैसी की पार्टी को 3% वोट मिल सकते हैं। यानी कांग्रेस को इस बार बीआरएस से 6% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है और 6% वोट का जो लीड है ये बहुत बड़ी लीड मानी जाती है, निर्णायक लीड मानी जाती है। 6% बहुत होता है और पिछली बार स्थिति असल में कुछ और थी। पिछली बार कांग्रेस को 28% और बीआरएस को 47% वोट मिले थे और दोनों पार्टियों के बीच लगभग 19% वोटों का अंतर रहा था। लेकिन इस बार कांग्रेस आगे निकल गई और कांग्रेस बीआरएस से 6% ज्यादा वोट इस बार ले रही है। इसके अलावा बीजेपी को भी पिछली बार के मुकाबले दुगने वोट मिलने का अनुमान है, लेकिन ये दुगने भी बहुत कम है। वर्ष 2018 में बीजेपी को 7% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को 14% वोट मिलने का अनुमान है। यानी जिस हिसाब से कांग्रेस बढ़ रही है उसके हिसाब से अभी कांग्रेस को और 5 साल इंतजार करना, माफ कीजिएगा, जिस हिसाब से बीजेपी बढ़ रही है 7 से 14% हुई है, उस हिसाब से अभी उन्हें कुछ और वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। जबकि ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 3% वोट मिले थे और इस बार भी उनकी पार्टी को 3% वोट के आसपास ही मिलने का अनुमान है। यानी ये बिल्कुल स्टैटिक है। 3% पहले थे, 3% इस बार है। यानी ओवैसी साहब अपने ही गृह राज्य में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्होंने सोचा होगा और उनकी इस हार का कारण यह है कि तेलंगाना में धर्म का नहीं बल्कि फ्री बीज वाला कार्ड इस बार चला है। और तेलंगाना को अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है भारत की राजनीति को समझने के लिए। एग्जिट पोल के नतीजों में तेलंगाना को लेकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है। पहली बात, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी, जिसकी वजह से बीआरएस को तेलंगाना के दक्षिण, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा, कांग्रेस इस सत्ता विरोधी लहर का पूरी तरह से फायदा उठाने में सफल रही और उसने बीजेपी के साथ बीआरएस के वोटों को बंटने नहीं दिया। एग्जिट पोल का अनुमान है कि तेलंगाना के सेंट्रल और साउथ रीजन में जिन लोगों ने सत्ता विरोधी लहर की वजह से बीआरएस के खिलाफ अपना वोट डाला, उनमें से 90% वोट अकेले कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को इन वोटों में से सिर्फ 10% वोट ही मिल पाए। यानी जो लोग बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, ऐसे लोगों की पहली पसंद कांग्रेस थी। तीसरा, एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में किसान, ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के वोटों की वजह से इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी कांग्रेस अगर जीती तो इस जीत में किसानों के वोट और निम्न आय वर्ग के लोगों के वोट बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये वो लोग हैं जिनके लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई फ्री बीज वाली स्कीम्स का ऐलान किया था, यानी मुफ्त वाली योजनाएं, और इस मामले में बीआरएस को भी कांग्रेस ने इस बार पीछे छोड़ दिया। उदाहरण के लिए तेलंगाना में बीआरएस की सरकार अभी किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, 10,000 रुपए एक साल में। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में यह ऐलान कर दिया कि अगर उसकी सरकार आई तो वो किसानों को दी जाने वाली इस 10,000 रुपए की आर्थिक मदद को बढ़ाकर 10,000 से 15,000 रुपए सालाना कर देगी और इस योजना का लाभ
उन किसानों को भी मिलेगा जो किराए पर कृषि भूमि लेकर खेती करते हैं, यानी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें भी 15,000 रुपए साल के मिलेंगे। इसके अलावा एक और स्कीम के तहत बीआरएस की सरकार तेलंगाना में वृद्धों को हर महीने, जो वहां के वृद्ध लोग हैं, उन्हें हर महीने 3,016 रुपए की पेंशन दे रही थी। लेकिन कांग्रेस ने यह वादा किया कि उसकी सरकार अगर बनी तो वो इसी पेंशन की राशि को पहले दिन से ही 4,000 रुपए कर देगी, यानी 3,000 से सीधे बढ़ाकर 4,000। योजनाएं सारी बीआरएस की है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सारी बीआरएस की योजनाओं को उठाया और सब में पैसा बढ़ा दिया। 10 से 15,000 किसानों के कर दिए और सब किसानों को उसमें शामिल कर लिया, और जो वृद्धों की पेंशन की स्कीम है उसे सीधे 3,000 से 4,000 कर दिया। इसके अलावा बीआरएस तेलंगाना में जो फ्री बीज वाली स्कीम चला रही थी, उन्हीं स्कीम्स में कांग्रेस ने लोगों को ज्यादा लाभ देने का वादा किया, और एग्जिट पोल का अनुमान है कि इसी वजह से बहुत सारे वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में चले गए और अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यानी जो आर्ट बीआरएस ने लोगों को सिखाई, उसी आर्ट को, उसी कला को कांग्रेस ने उससे और ज्यादा बेहतर कर दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे नौकरी पेशा लोग किसी और कंपनी से अच्छी सैलरी का ऑफर मिलने पर कई बार अपनी मौजूदा कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। और तेलंगाना में भी यही हुआ। तेलंगाना में फ्री बीज वाली राजनीति हमेशा से चुनावों में हावी रही है, और के चंद्रशेखर राव भी इसी के सहारे पहले सत्ता में आए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े वादे करके तेलंगाना के खेल को पलट दिया, और तेलंगाना के वोटर्स ने भी बिल्कुल वैसे ही किया कि उन्हें इस कंपनी से ज्यादा दूसरी कंपनी में ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, और वो वहां चले गए। एग्जिट पोल के नतीजों से यह भी सीख मिलती है कि जब बात फ्री बीज की आती है, यानी मुफ्त वाली योजनाओं की आती है, तो धर्म का फैक्टर मायने नहीं रखता, जाति का फैक्टर मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है, वेलफेयर स्कीम्स मायने रखती हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी आर्थिक तरक्की हो, लोग चाहते हैं कि उनका परिवार ठीक से रहे। क्योंकि अगर आप तेलंगाना के एग्जिट पोल देखेंगे तो वहां मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नुकसान हो रहा है, और के चंद्रशेखर राव की पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल करके राज्य में फिर भी हारती हुई दिख रही है। तेलंगाना के एग्जिट पोल से एक और सबक यह मिलता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा उनका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले साल अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था, और वो ऐसा करके अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे। वो उनके जो सपने थे वो ये थे कि अब हम देश की राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, और के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के नाम से तेलंगाना जैसे ही हटाया तो तेलंगाना के लोगों ने भी शायद उन्हें तेलंगाना की सरकार से हटा दिया। अब के चंद्रशेखर राव की स्थिति ऐसी है कि तेलंगाना भी हाथ से निकल गया और राष्ट्रीय पार्टी भी बन नहीं पाए, कहीं और उनका कोई बेस नहीं है, और जहां लोगों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बनाया था उस राज्य में भी लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, यानी ना यहां के रहे ना वहां के रहे। और इसीलिए हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं के लिए तेलंगाना के एग्जिट पोल में एक सबक छिपा हुआ है, और वो सबक यही है कि जो भी क्षेत्रीय दल आज ये सोचते हैं कि वो अलग अलग राज्यों में जाकर, एक से ज्यादा राज्यों में जाकर चुनाव लड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब उनके कई राज्यों में उनकी सरकारें चलने लगेंगी, तो तेलंगाना का ये जो एग्जिट पोल है, नतीजा तो रविवार को आएगा, तब उस दिन देख लेंगे। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो ऐसे तमाम क्षेत्रीय नेताओं के लिए एक सबक है जो राष्ट्रीय नेता बनने का सपना देख रहे थे। तो तेलंगाना में एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो जीत हुई है फ्री बीज की, जीत हुई है उन योजनाओं की जिनके तहत लोगों का लोन माफ कर दिया जाएगा, लोगों को अलग अलग तरह के भत्ते, घर बैठे पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा। इन सब योजनाओं की जीत हुई है, और लोगों ने यह देखा कि ज्यादा पैसा कौन दे रहा है। जो ज्यादा पैसा दे रहा है वोट वहीं चला गया, ना कोई जाति ना कोई धर्म। तेलंगाना के साथ आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स का थोड़ा और विश्लेषण करना भी जरूरी है। कल हमने पूरा विश्लेषण आपको दिखाया था
लेकिन इनमें बहुत सारी सीख छुपी हुई है। और आप चाहे इन राज्यों में नहीं भी रहते हैं, लेकिन भारत की राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, भारत के वोटर्स किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप सबको आज समझना चाहिए। क्योंकि इन एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है और इन राज्यों का चुनावी मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जाएगा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इन राज्यों में एग्जिट पोल के ये नतीजे सही साबित हो गए तो इनमें बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या सीख छिपी होगी। सबसे पहले आपको बीजेपी के बारे में बताते हैं। बीजेपी से गलती यह हुई, या ये कह लीजिए कि बीजेपी को भी कुछ गलतफहमियां थी। उन्हें गलतफहमी यह थी, उसे ऐसी उम्मीद थी कि विकास के नाम पर उसे मुसलमानों के भी वोट मिल जाएंगे। बीजेपी की सरकारें बहुत कोशिश करती हैं ये बताने की कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो सबके बारे में बराबर सोचते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो। क्योंकि बीजेपी ने जो अलग अलग योजनाएं शुरू की, जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना शुरू की, या जो पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना शुरू की, या मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की, या फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की, वो सारी योजनाएं सभी के लिए हैं। मुसलमानों के लिए भी हैं, हिंदुओं के लिए भी हैं, सिखों के लिए भी हैं, ईसाइयों के लिए भी हैं। और इन योजनाओं का लाभ सबको मिला है। जो बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जो नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका लाभ सबको मिल रहा है। और बीजेपी को यह गलतफहमी थी कि मुसलमान जब वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसे विकास के नाम पर शायद बीजेपी की याद आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी सबके लिए इतना कुछ कर रही है। और बीजेपी की संतुष्टिकरण वाली राजनीति तुष्टिकरण वाली राजनीति पर भारी पड़ जाएगी। तो ये दो तरह की राजनीति है, संतुष्टि वाली राजनीति और तुष्टिकरण वाली राजनीति। तो संतुष्टिकरण वाली राजनीति हार गई और तुष्टिकरण वाली राजनीति जीत गई, और ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी का संतुष्टिकरण वाला मॉडल एग्जिट पोल में तुष्टिकरण वाले मॉडल से हारता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए कल भी हमने आपसे ये बात कही थी कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियां हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। वो चाहे किसी को कुछ ना दें, लेकिन एक बार अगर वो अपने चुनाव प्रचार में ये कह देती हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, अगर वो अपने चुनाव प्रचार में हमास की आलोचना जानबूझकर करने से बचते हैं, हमास की कोई आलोचना नहीं करते, इजराइल पर जो हमला हमास के आतंकवादियों ने किया उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हम तो फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, हमास पर चुप्पी साध लेते हैं, तो ये लोग बड़े समझदार हैं, ये भारत के लोगों की नब्ज को समझते हैं। और कांग्रेस ये बात जानती थी कि अगर उन्होंने इतना भी कर दिया कि हमास पर अगर वो चुप रहे और फिलिस्तीन के लोगों का साथ दे दिया, चाहे हमारे देश के मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं, उनकी जेब में एक पैसा इसकी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन वो ये जानते थे कि जब मुसलमान वोट देने के लिए जाएगा तो उसके दिमाग में ये बात होगी और वो कांग्रेस को वोट देगा। और मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया, बावजूद इसके कि बीजेपी ने देश के तमाम लोगों के लिए धर्म के आधार पर नहीं, इस सिर्फ एक नागरिक होने के आधार पर इतनी सारी योजनाएं शुरू की। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में इस बार कांग्रेस को 83% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, 83%, और बीजेपी को राजस्थान में सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। सोच लीजिए क्या हाल है। अभी राजस्थान में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 21% ज्यादा मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को सिर्फ 9%, बीजेपी के जो मुस्लिम वोट हैं वो 9% घट सकते हैं, यानी बीजेपी को मुस्लिम वोटों में नुकसान हुआ है। और राजस्थान आप जानते हैं, राजस्थान उस समय बड़ी चर्चा में रहा था जब नुपुर शर्मा का ये किस्सा हुआ था और उदयपुर में कुछ लोगों ने एक दर्जी की हत्या भी कर दी थी, आपको याद होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को 75% वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के मुस्लिम वोटों की संख्या कम हो रही है और कांग्रेस की संख्या कितनी जबरदस्त बढ़ रही है। 75% मुस्लिम वोट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चले गए। तो फिर तुष्टिकरण क्यों ना करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 81% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं। तो फिर कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति क्यों ना करे, क्योंकि ये पार्टियां बनी ही इसलिए हैं क्योंकि इन्हें सत्ता में आना है और सत्ता में आकर फिर ये लोगों की सेवा करेंगी। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 2% ज्यादा मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को
1% मुस्लिम वोट कम मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि बीजेपी को विकास के नाम पर भी मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे और ये वोट अब भी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण पर पड़ रहे हैं और मुसलमान उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो बीजेपी को हरा सकती है। तो मुसलमान यह देखता है कि बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है और जिस पार्टी पर उसे यकीन होता है कि यह पार्टी हराने की क्षमता रखती है उसे वो वोट देता है, चाहे योजना किसी की भी हो। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस से क्या गलती हुई। ये तो बीजेपी की गलती हमने आपको बता दी। बीजेपी को बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि उन्हें मुसलमान वोट देंगे और ये गलतफहमी उनकी टूट गई। कांग्रेस को भी गलतफहमी थी और वो ये कि वो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी वर्ग का वोट ले लेगी, सोशल इंजीनियरिंग कर लेगी। लेकिन वो ये भूल गई कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा है और इसी वजह से ज्यादातर ओबीसी वोटों का झुकाव अब भी बीजेपी की तरफ है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में जाट, गुर्जर और ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को ओबीसी समुदाय के वोट कांग्रेस से ज्यादा मिल रहे हैं और इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, जो देश में ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया है कि मुफ्त वाली योजनाओं के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कोई गलतफहमी नहीं है और इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट इसी मुद्दे पर पड़े हैं। असल में बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावों से बहुत कुछ सीखा और कर्नाटक में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि फ्री बीज और फ्री की योजनाओं के मामले में कांग्रेस बहुत आगे निकल गई थी। तब तक बीजेपी ये कहा करती थी कि हम तो सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे। वो कहते थे हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं और इनकी फ्री वाली स्कीम्स हैं, लेकिन फ्री वाली स्कीम्स जीत रही हैं हर जगह। इन चुनावों के एग्जिट पोल से पता चलता है कि अब देश में M+Y का फैक्टर बदल रहा है। पहले M+Y का मतलब होता था मुस्लिम प्लस यादव, बल्कि अब इसका मतलब हो गया है महिला प्लस युवा। तो दो बातें आप याद रखिए, एक तो फ्री वाली योजनाएं, आप कितना लोन माफ करेंगे, कितना पैसा घर बैठे देंगे, कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन से बिजली पानी के बिल माफ किए जाएंगे, इस आधार पर वोट पड़ रहे हैं और अब हर पार्टी को इसी आधार पर लोगों तक पहुंचना होगा। यह बात बीजेपी को भी समझ में आ गई है। बीजेपी ने इस बार अपने चुनाव कैंपेन में बदलाव किया। उन्होंने अपना पूरा खजाना खोल दिया मध्य प्रदेश में, उन्होंने राजस्थान में भी बिल्कुल यही किया और हर जगह बीजेपी ने कहा कि भाई अगर आप दे रहे हैं तो हम भी पैसे बांटेंगे, अगर आप बिल माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं तो हम स्कूटी बांट देंगे, हम भी पैसे देंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में महिला वोटर्स ने जिस पार्टी का साथ दिया वहां उस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से महिलाओं के 10% ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है, इसलिए वहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां महिला वोटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हुआ, वहां पर कांटे की टक्कर है। इसी तरह की स्थिति युवा वोटर्स की है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि अब मुस्लिम प्लस यादव का नहीं, महिला प्लस युवा वाला फैक्टर पार्टियों को चुनावों में जिता रहा है। और इसीलिए ज्यादातर पार्टियां, अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर पार्टियों के जो घोषणा पत्र आ रहे हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, या तो वो महिलाओं पर आधारित हैं और या फिर युवाओं के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब को सबसे बड़ी जाति बताया। अब देखिए बीजेपी कैसे रीडिफाइन कर रही है इन सब जातियों को और धर्मों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी जाति हमारे देश में है गरीबी और कहा है कि उनके लिए किसान, मजदूर, युवा और गरीब ही सबसे बड़ी जातियां हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वैसे तो रविवार को फाइनल नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल जो होते हैं वो हमेशा सही भी नहीं होते हैं। एग्जिट पोल सिर्फ आपको एक अंदाजा देते हैं कि किस पार्टी के कहां पर कितनी सीट आ सकती हैं और एग्जिट पोल आपको ये बस अंदाजा भर बताते हैं, अनुमान बताते हैं। और
जब फाइनल नतीजे आएंगे रविवार को, उस दिन तो आप देखेंगे ही, आज तक पर सबसे बड़ी कवरेज होगी और सबसे पहले नतीजे आपको आज तक पर दिखाई देंगे। लेकिन अभी अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हम ये माने कि जो एग्जिट पोल से हमें समझ में आ रहा है, उससे जो 3-4 चीजें हमने आपको बताई हैं उनका आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी जो चुनाव होंगे उनमें भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है जिसमें अगर आप एक टेक अवे लेना चाहें, वो है फ्री बीज का टेक अवे। अब हर राज्य में जो चुनाव है उसमें फ्री बीज सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है और भारत के लोकतंत्र में अब हर पार्टी को इसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार 2023 का जो वर्ष है ये मानव इतिहास का सबसे गर्म साल है और अगले साल जो शुरू होगा 2024 वो 2023 से भी ज्यादा गर्म होने वाला है। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, कभी आपने सोचा है? और अब आगे आगे आपका जो बड़ा बिल आएगा वो बिजली का बिल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अब इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपको पंखा, कूलर या एसी शायद पूरे साल चलाना पड़ेगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों के नेता जलवायु परिवर्तन पर बात करने के लिए दुबई में मिले हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। और इस COP28 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को यह कहा कि भारत इस समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत इसके समाधान में जरूर शामिल है। और आज हम औद्योगिकीकरण के नाम पर पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार पश्चिमी देशों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इन विकसित देशों ने पहले अपनी तरक्की के लिए प्रकृति का पूरा दोहन किया और जब तरक्की करने की बारी हमारी आई, यानी भारत की आई, तो अब ये हमारे सामने जलवायु परिवर्तन को मुद्दा बनाकर कहते हैं कि आप अपना कार्बन उत्सर्जन कम करो। लेकिन सबसे पहले आपको आज दुबई में हुए इस समिट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है COP28। COP28 में COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP, और यहां पार्टीज उन देशों को कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के उस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इनमें भी सबसे बड़ा लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन में धीरे धीरे कमी लाना, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल, डीजल, कोयले और ग्रीन हाउस गैसों के इस्तेमाल से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन को संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश कम करना चाहते हैं और इसीलिए हर साल यह वार्षिक बैठक होती है। आज दुबई में COP28 की जो वार्षिक बैठक हुई उसमें 4 बड़े विषयों पर चर्चा हुई। पहला, वर्ष 2030 तक ऐसी गैसों का उत्सर्जन घटाकर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील और गरीब देशों की आर्थिक मदद करना और विकासशील देशों के साथ एक नए समझौते पर सहमति बनाना। तीसरा, ऐसे विकास को अपनाना जो प्रकृति के लिए सहज और सुरक्षित हो। चौथा, इस वार्षिक सम्मेलन को पहले की तुलना में और ज्यादा समावेशी बनाना। इसके अलावा इस सम्मेलन में दुनिया के अमीर और विकसित देशों ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और यह मांग सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों की तरफ से उठाई जा रही है। पश्चिमी देशों का कहना है कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन और भारत जैसे देशों की है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो इन देशों को पहले पकड़ो और इन देशों को यह मुद्दा पहले गंभीरता से लेना होगा, यानी इसके लिए भी हमें दोषी ठहरा दिया। फिलहाल दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा 28% हिस्सेदारी चीन की है, 15% अमेरिका की है, 7% भारत की है, 5% रशिया की और 3% हिस्सेदारी जापान की है। इन आंकड़ों के जरिए ही यूरोप के देश चीन और भारत पर जलवायु परिवर्तन का दोष डालते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आज तक दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जन हुआ उसमें अकेले 25% कार्बन उत्सर्जन के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, 22% के लिए यूरोप, 12.7% के लिए चीन और सिर्फ 3% कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत जिम्मेदार है। इससे यह पता चलता है कि इन पश्चिमी देशों ने पहले अमीर बनने के लिए पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया, प्रकृति का पूरा दोहन किया, जो पर्यावरण है उसे पूरा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये तरक्की करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे। और जब ये देश अमीर बन गए, जब ये विकसित हो गए, अब इन्हें
पृथ्वी के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है और ये देश चाहते हैं कि भारत जैसे देश अब विकास न करें बल्कि वो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करें। और यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज की इस बैठक में उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती भारत जैसे विकासशील देशों के कारण पैदा नहीं हुई, इसलिए हमें दोष मत दीजिए, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत इसके समाधान में अपना पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। यानी ये समस्या हमारी वजह से नहीं हुई है, लेकिन समाधान में हम शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी देशों को यह बात भी याद दिलाई कि दुनिया की आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17% है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में भारत का शेयर 4% से भी कम है। सोचिए, आबादी तो हमारी 17% है, लेकिन कार्बन हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी छठी बार यूएई के दौरे पर गए हैं और उन्होंने तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र की इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब इस सम्मेलन के लिए दुबई पहुंचे तब वहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और अब आपको हम उसी की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यह बताया कि वर्ष 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। और इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था तब की तुलना में आज पृथ्वी के औसत तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। और इस तरह वर्ष 2023 पिछले 1,25,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म साल साबित होने वाला है। और अगला साल यानी वर्ष 2024 इससे भी गर्म रहेगा। और ये जो गर्मी है ये भविष्य में इतनी खतरनाक हो जाएगी कि दुनिया के तमाम देश इसमें बुरी तरह से झुलसने लगेंगे, लोग झुलसने लगेंगे और गर्मी सबसे बड़ी महामारी बन जाएगी। आपका सबसे ज्यादा पैसा
गर्मी से बचने पर खर्च होगा। और इस महामारी का एक ही कारण होगा, और वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जब पृथ्वी के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि होती है और इससे पृथ्वी की जलवायु बदलने लगती है तो उसे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है कार्बन एमिशंस यानी कार्बन उत्सर्जन। पेट्रोल, डीजल, कोयले और ग्रीन हाउस गैसों के इस्तेमाल से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस का जो उत्सर्जन होता है उसे कार्बन एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन कहते हैं। आज जो पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर लच्छेदार बातें कर रहे हैं, वही पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया, उस समय दुनिया में 100% कार्बन उत्सर्जन के लिए ब्रिटेन और यूरोप के देश जिम्मेदार थे। उदाहरण के लिए आज दुनिया में 4% कार्बन उत्सर्जन के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार है, लेकिन वर्ष 1750 से 1800 के बीच दुनिया में 100% कार्बन उत्सर्जन के लिए ब्रिटेन ही जिम्मेदार था, क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन ने अमीर और विकसित देश बनने के लिए प्रकृति को जमकर नुकसान पहुंचाया और उस समय उसे कार्बन उत्सर्जन की कभी कोई याद नहीं आई, ना ही उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। असल में ये उस समय इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बना था। अब यहां एक कड़वा सच ये भी है कि आजादी के बाद भारत के लोगों की यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि आज जो कुछ हमारे पास है वो सब अंग्रेजों का दिया हुआ है और अंग्रेजों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। खास तौर पर भारत की तरक्की के लिए, भारत में जो विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई, वो सब अंग्रेजों की वजह से आई, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कड़वा सच ये है कि जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तब अंग्रेजों ने हमें सिर्फ लूटा और हमारे देश को जानबूझकर इस औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने नहीं दिया। जब पूरी दुनिया को औद्योगिक क्रांति का लाभ मिल रहा था, पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां लग रही थी, मशीन लग रही थी, तब अंग्रेजों ने हमें मशीनों से दूर रखा, फैक्ट्रियों से दूर रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1757 से 1947 के बीच जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ गई, जबकि इन 190 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बजाय उल्टा 8% कम हो गई। यानी अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोग आर्थिक तरक्की करें और यहां बड़े बड़े उद्योग या फैक्ट्रियां कभी स्थापित हो। आप यह भी कह सकते हैं कि उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग वो देश थे जो औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाकर अमीर बन रहे थे, विकसित हो रहे थे, जहां टेक्नोलॉजी आ रही थी, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थी, पैसे कमा रहे थे ये लोग। और दूसरी तरफ भारत जैसे गरीब देश थे जहां सिर्फ गरीबी बढ़ती जा रही थी। हमारे यहां ना टेक्नोलॉजी थी, ना ही हमारे यहां कोई फैक्ट्री थी। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्ष 1850 से 1950 के बीच स्वीडन की प्रति व्यक्ति आय में 526%, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय में 417%, ब्रिटेन के प्रति व्यक्ति आय में 198%, जापान की प्रति व्यक्ति आय में 182% और जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय में 172% की वृद्धि हुई। जबकि इन देशों की तुलना में उसी दौर में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 4% ही उस जमाने में बढ़ी थी या घट गई थी। यानी ब्रिटेन ही वो देश है जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पर काटकर अपने पास रख लिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में अंग्रेजी शासन को लेकर नफरत की बजाय आकर्षण ही देखने को मिलता है और आज भी यह आकर्षण बरकरार है। अब आप कुछ और आंकड़े देखिए जिनसे आपको पता चलेगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। अब देखिए, पहली शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस समय दुनिया में भारत का जीडीपी शेयर 32.9% था। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी आबादी विकास में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत पर अरब, अफगानिस्तान और तुर्की के हमलावरों ने आक्रमण किया और उसके बाद भारत की पूरी अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लगी। मुगलों के समय भारत का जीडीपी शेयर 22% रह गया था और जब अंग्रेज भारत से गए तब हमारा जीडीपी शेयर 200 वर्षों में 24% से गिरकर सिर्फ 4.2% रह गया। यानी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो देश एक जमाने में गरीब हुआ करते थे वो अमीर हो गए और भारत सोने की चिड़िया से विकासशील देशों की श्रेणी में चला गया। ये जो ग्राफ आपके सामने अभी दिख रहा है, भारत की जो लगातार अर्थव्यवस्था गिरती चली गई,
ये उसका एक सूचक है। हालांकि आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है और आज भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छूने वाली है। और यही वजह है कि जब भारत भी एक अमीर और विकसित देश बनने की राह पर है, तब पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन की बात करके भारत को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भारत इस बात को मानता है कि दुनिया के लिए कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से फेज आउट करना जरूरी है, लेकिन आप खुद सोचिए कि यह भी कहां का इंसाफ होगा कि जो पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन करके अमीर बने, वो आज इस बात के लिए भारत जैसे देशों को कोस रहे हैं कि ये देश अब क्यों कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कार्बन उत्सर्जन पश्चिमी देशों ने सबसे ज्यादा किया और ऐसा करके ही ये देश आज इतने विकसित बने और अमीर बने। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023 और 24 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.6% के दर से विकास हुआ है और ये आंकड़े आरबीआई के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही और अब दूसरी तिमाही में भी भारत की जीडीपी विकास दर, जिसे आप जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं अंग्रेजी में, 7.6% रही है। और इस मामले में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी विकास दर 2.1%, चीन की 4.9%, जापान की 1.6%, फ्रांस की 0.5%, ब्रिटेन की विकास दर दूसरी तिमाही में 0% दर्ज हुई। देखिए, ये बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, जबकि इसी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 7.6% रही है। ब्रिटेन की 0 है, देख लीजिए। फ्रांस की 0.5% है, जापान की 1.5% है, चीन की भी 5% से कम है और अमेरिका की लगभग 2% है और हम हैं 7.5% से भी ऊपर। और यही बात इन पश्चिमी देशों को चुभ रही है। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की आर्थिक तरक्की में एक शक्तिशाली ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है और अब भारत दुनिया के देशों के लिए सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि अब भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते पर है। और इस बात को इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। अब एप्पल कंपनी के आईफोन भारत में बन रहे हैं और एप्पल कंपनी ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में वो भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का आईफोन बनाएगी और दुनिया मेड इन इंडिया आईफोन्स का इस्तेमाल करेगी। पूरी दुनिया, सोचिए, यहां से बनकर ये एप्पल के जो आईफोन है ये पूरी दुनिया में बेचे जाएंगे। अब भारत में हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन्स का उत्पादन हो रहा है। 30 करोड़ मोबाइल फोन, जो कि पहले हम एक फोन नहीं बना पाते थे। जापान की सुजुकी और होंडा जैसी बड़ी कंपनियां जिन 100 से ज्यादा देशों में अपनी गाड़ियों को बेच रही हैं, वो गाड़ियां मेड इन इंडिया गाड़ी हैं, यानी ये कंपनियां भारत में गाड़ियां बनाती हैं और दुनिया भर में बेच रही हैं ये मेड इन इंडिया कार। और इसी तरह डिफेंस से लेकर टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में भी भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने की राह पर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब भविष्य भारत का होने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जब भारत इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते पर है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो अब पश्चिमी देश आते हैं और कहते हैं कि आप तो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। हालांकि जो लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, उन लोगों को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक जवाब आज दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। कार की मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप लोग you go to the manufacturing plant, the final plant of any large automobile company, you will find practically a long line which is sometimes kilometers long, right? पूरी की पूरी लाइन पे एक एक कंपोनेंट अलग अलग जगह से आया हुआ है, फाइनली दे आर पुटिंग इट टुगेदर. व्हाट इज दैट? इज दैट असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग? दैट्स मैन्युफैक्चरिंग. जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं, वो लोग इसको इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं. और मैं उन क्रिटिक्स को ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप ये क्रिटिसाइज करते हो तब आप ये भी याद रखना कि आपके टाइम में कुछ नहीं हुआ था और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात न करें. दिस इज द राइट टाइम टू एनकरेज द इंडस्ट्री. आप अपने देश में तो बहुत राजनीति देखते ही रहते हैं अलग अलग पार्टियों के बीच, और हमारे देश में तो कहा जाता है कि राजनीति लोगों को बहुत समझ में भी आती है, लेकिन दुनिया में राजनीति कैसे होती है?
बड़े बड़े देशों के नेता एक दूसरे के साथ कैसे राजनीति करते हैं, आज हमने आपको ये समझाने की कोशिश की। और पर्यावरण का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा राजनीति का, वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल है, जिसमें पश्चिमी देश एक हो जाते हैं और फिर वो उन देशों के साथ राजनीति करते हैं जो देश बहुत तेजी के साथ अब पश्चिमी देशों के बराबरी में आकर खड़े हो गए हैं, और उनमें सबसे बड़ा देश है भारत। इसलिए पर्यावरण को लेकर और जलवायु परिवर्तन को लेकर ये राजनीति दुनिया भर में चलती रहती है, और भारत की जो तरक्की है ये पश्चिमी देशों से देखी नहीं जा रही। हालांकि ये भी सच है कि अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता, यानी औद्योगिक क्रांति अगर हमारे देश में हो जाती, तो हम आज जहां पर खड़े हैं कम से कम उससे 50 साल आगे होते। और यही अंतर आप देखते हैं आज हमारे देश में और जो विकसित देश हैं पश्चिमी देश, उनमें और हमें लगभग काफी दशकों का अंतर रहता है। और ये जो अंतर आया हमारे बीच में और उनके बीच में, ये तब आया जब वहां पर औद्योगिक क्रांति आ गई, क्योंकि इनके पास मशीनें पहले आ गई, टेक्नोलॉजी पहले आ गई, फैक्ट्रियां इनके देशों में हमसे कई दशक पहले लग गई, जिसकी वजह से ये विकसित भी हुए और जिसकी वजह से इन्होंने पैसा भी बहुत कमाया, जो कि हम नहीं कर पाए। अब हम आपको इजरायली बंधकों की रिहाई का एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आतंकवादियों का हौसला कितना मजबूत हो चुका है। आज आप हमास का एक वीडियो देखिए, जिसे देखकर लगता है कि हमास के लोग आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि ये तो बहुत ही भले और शरीफ लोग हैं, और उन्होंने इजराइल से बंधक बनाए लोगों की बहुत खातिरदारी की है और उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बंधक छुट्टियां मनाने के लिए गाजा गए थे और हमास के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगा, और अब वो बड़ी खुशी के साथ वापस अपने घर लौट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इजरायली महिलाएं हमास की फैन हो गई हैं, वो आतंकवादियों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो बड़ी बात आज ये है, आप तो देख ही रहे हैं, जब से दोनों हमास और इजराइल के बीच में ये युद्ध विराम हुआ है, तब से हमास लगातार बंधकों को छोड़ रहा है। इजराइल से जिन लोगों को वो उठाकर ले गए थे, उन बंधकों को अब एक एक करके छोड़ रहा है। अब ये जो बंधक वहां से छूटकर आ रहे हैं, ये हमास की तारीफ कर रहे हैं। होना उल्टा चाहिए था, लेकिन ये कैसे हमास की तारीफ कर रहे हैं आपको बताते हैं। तो बड़ी बात यह है कि किसी को अगर आतंकवादियों ने 50 दिन 55 दिन तक बंधक बनाकर रखा हो, उन्हें किसी पार्टी से उठाकर ले गए, उन्हें उनके घर से उठाकर ले गए और बंधक बनाकर रखा, तो उन लोगों को विचलित होना चाहिए या उन लोगों को हमास का फैन बन जाना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग हमास के फैन बन गए। ये वीडियो आज के दौर में जो युद्ध होते हैं उनकी एक और सच्चाई को दिखाता है, और वो सच्चाई ये है कि आतंकवादी अब केवल लड़ाई नहीं करते, वो वीडियो भी बनाने लगे हैं और वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं। इस वीडियो से साफ समझ में आता है कि हमास के आतंकवादी किस प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाते हैं। ऐसा लगता है बस यूं ही कैमरा नहीं चल रहा, बल्कि पूरी एक फिल्म बन रही है जिसमें कैमरामैन भी है, डायरेक्टर भी है। वैसे बंधकों को और अपहरण करने वालों के बीच कई बार एक भावनात्मक संबंध भी बन जाता है, जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बंधक को अपहरण करने वाले आतंकवादी या अपराधी के साथ सहानुभूति होने लगती है और वो उसके अपराध को एक मजबूरी मानने लगता है। लेकिन हमास का ये वीडियो किसी भी तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं लगता, और ये पूरी तरह से प्रचार के लिए बनाया गया एक वीडियो लगता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमास ने 12 अक्टूबर को गाजा पर हमला करके इजराइल के 240 लोगों को बंधक बनाया था, और हमास ने अभी तक लगभग 100 बंधकों को ही रिहा किया है। यानी अभी भी 140 बंधक हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हैं। हमास को पहले दिन से इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी थी, तो उन्होंने जिस दिन हमला किया 7 अक्टूबर को, पहले उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या की। उन लोगों की हत्या इसलिए की थी ताकि एक डर का, दहशत का माहौल फैल जाए और इजराइल की हार, इजराइल की खुफिया एजेंसियों की हार, इजराइल की सेना की हार पूरी दुनिया देखे। और फिर वो कुछ लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गया। उन लोगों को बंधक बनाने का मकसद ही यह था कि इन लोगों के आधार पर वो इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। इन लोगों के आधार पर इन्हें शील्ड बनाकर वो इजराइल को ब्लैकमेल करेगा, और फिर अगर युद्ध होगा तो इजराइल को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर देगा। इन बंधकों के लिए उन्होंने ये काम चुना था, वरना जो पुराने जो बाकी के जो लोग थे उनकी भी हत्या क्यों की। और इसीलिए हमास के जो आतंकवादी थे उन्होंने 50 दिन इन बंधकों को अपने पास रखा, लगातार इनका ब्रेन वॉश किया, लगातार इन्हें अपनी कहानियां सुनाई, और इन्हें यह भी कहा कि जब आप जाओ तो आपको किस तरीके से जाना है, क्या बात आपको बोलनी है, क्योंकि ये सारे लोग चाहते हैं कि इनके बाकी साथी अभी भी
कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो हमास के कब्जे में हैं, और अगर इन्होंने कोई भी बात ऐसी की या हमास का आदेश नहीं माना तो उन लोगों की हत्या कर दी जाएगी। और फिर ये वीडियो आप सबके सामने बनाकर पेश किए जा रहे हैं। लेकिन एक खबर साथ में आज ये भी है कि अब इजराइल ने हमास के ऊपर फिर से अपने हमले आज शुरू कर दिए हैं, यानी युद्ध विराम जो है वो समाप्त हो गया है। और इजराइल का कहना है कि हमास ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। और आज के समय में समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर मिलता है।